हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं। स्वागत है आप सबका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज़, आज मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो गाइज़, मैंने मेरे बारे में आप सबको बताया हुआ है कि मैंने मेरे ससुराल में 10 साल क्या कुछ झेला है, क्या क्या हुआ है मेरे साथ 10 सालों में। यहाँ तक कि मैंने मेरी देवरानी के बारे में भी बताया है कि मेरी देवरानी ने भी क्या कुछ नहीं झेला उस घर में और क्या कुछ नहीं झेल रही है उस घर में। वो सब भी मैंने आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर की हैं। उन लोगों ने मुझे किस हद तक टॉर्चर किया वहाँ से निकलने के बाद, जब मैं बाहर रही अपने बच्चों के साथ, वो सब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सारी आप मेरी फैमिली हो और आप लोगों को सारी बातें पता होना चाहिए। तो गाइज, मैंने एक वीडियो डाली थी, एक क्या अपनी देवरानी के बारे में काफ़ी कुछ बातें बताई थी। जो मेरे साथ हुआ वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, लेकिन जो उन घटिया लोगों ने मेरी देवरानी के साथ किया, वो लोग इतने घटिया लोग हैं। उन लोगों ने हमारे साथ मार पीट, गाली गलौज, सारे हमारे मायके वालों तक को भी इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं। तो ससुराल में रहते रहते मैंने कितनी बार पुलिस कंप्लेंट की वो भी बताया है। देवरानी ने भी 3-4 बार पुलिस कंप्लेंट की वो भी बताया है। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद भी उन घटिया लोगों का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। हम दोनों बर्दाश्त करते रहे। एक टाइम ऐसा आया कि सारी हदें पार हो गई, मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। मेरी देवरानी आज भी वहीं सब कुछ झेल रही है, पहले भी बहुत कुछ झेला है। सारा सब कुछ मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है। भाई, जिन्होंने नहीं देखी है मेरे चैनल पे एक बार जाके मेरी वीडियोस देख लेना। और तो देखिए, जब मैंने मेरी देवरानी के बारे में आप सबको बताया कि देवरानी ने भी 3-4 बार पुलिस कंप्लेंट की थी, फिर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं वहां से निकल आई अपनी जान बचा के क्या, बस ये तो बच गई, मेरे बच्चों के नसीब थे जो मेरी जान बच गई। बाकी देवरानी वहीं रह रही थी, वहीं रह रही है आज भी। तो उस टाइम पे मेरी वीडियोस पर कुछ लोगों के कमेंट आए थे। मुझसे पूछा गया था कि सिस्टर ये बताइए, क्या आपकी देवरानी के साथ अब भी मारपीट हो रही है? दूसरा मुझसे पूछा गया था, क्या आपकी बातें होती हैं? तो ये कई सवाल ऐसे थे जो मुझसे पूछे गए थे। लेकिन उस टाइम पे मैंने इन बातों का सिर्फ एक ही जवाब दिया था कि अभी मैं आप लोगों को इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां थी, आप लोग भी समझोगे। उस टाइम पे मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिसके चलते मैं इन सवालों के जवाब खुलकर नहीं दे सकती थी। पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी देवरानी वहां और क्या क्या झेल रही है, क्या क्या उसके साथ हो रहा है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो गाइज, अभी 10-12 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा देवर नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं उन लोगों को मेरा देवर, मेरी ननद, मेरी सास ऐसे नहीं बोलूंगी उन घटिया लोगों को। और आप लोगों ने भी मुझे बोला है कई बार कि दीदी आप ना उनको अपना मत बोला करो, वो लोग अपना कहलाने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, जो न्यू मेंबर हैं उनको समझाने के लिए मुझे बोलना पड़ता था। तो आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक बार ना चाहते हुए भी मैं बता दूं, मेरे घटिया हस्बैंड का जो भाई है, जो टिंडा है, जिसको मैंने बताया था मेरा देवर नहीं कहूंगी, टिंडा है उसका नाम, घर में टिंडा बुलाते हैं। तो टिंडे ने उस घर को हड़पने की कोशिश कर रहा है। वो उस घर को, जो मेरे बच्चों का हक है, जिसको मैंने अपनी मेहनत से, खून पसीने से, यहाँ तक कि अपने पैसों से बनाया, उस घर को हड़पने के लिए, उस घर को हथियाने के लिए वो साजिशें रच रहा है। मैंने आप सबको बताया था कि वो अब उस घर में जा रहा है। और उस वीडियो में, मैंने, किसी ने नहीं देखी हो तो आप जाके देख लेना। उस वीडियो में तो मैंने साफ साफ बोला था कि अगर मेरी देवरानी अपने पति के साथ, उस टिंडे के साथ उस घर में जाती है जो मेरी मेहनत से बना है, मेरे बच्चों का हक है, तो उसे भी बद्दुआ लगेगी, मेरे बच्चों की हाय लगेगी मेरे बच्चों की। अगर वो उस घर में जाती है तो वो भी एक माँ है और वो एक माँ का दर्द अच्छे से समझ सकती है। उसके पति ने,
टिंडे ने उस पर प्रेशर बनाया, पूरी फैमिली ने, ननद ने, उसकी ननद ने, उसके हस्बैंड ने, सास ने, सब ने प्रेशर बनाया कि उस घर में चलना है जाने के लिए। तो अब मुझे ये नहीं पता उसने मेरी वीडियो देखी है कि भाई अपनी मर्जी से उसका ये फैसला है, उसने वहां जाने से साफ साफ मना कर दिया कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, और कहीं रह लूंगी लेकिन वहां नहीं जाऊंगी। मना करने के बाद उसके पति ने, टिंडे ने, सणकोली उसकी ननद ने और उसकी सास ने, टिंडे की माँ चटोरी ने, और उस घुन्ने ने भी, मुझे नहीं पता उसका क्या मकसद है उस घर में उनको ले जाने का, मुझे नहीं पता, लेकिन उन सब ने मिलकर उस पर इतना प्रेशर बनाया है, इतना प्रेशर बनाया है कि 4 दिन तक उसके हस्बैंड ने, देवरानी के हस्बैंड ने और सास ने उसको मारा पीटा है 4 दिन लगातार। और ननद ने भी इतना टॉर्चर किया है कि उसको बार बार प्रेशर कर रही है कि या तो उस घर में जा, नहीं तो हम तो तुझे जीने नहीं देंगे, अगर जीना है, हमारे साथ रहना है तो उस घर में जाना पड़ेगा। ननद ने भी इतना प्रेशर बनाया उसके ऊपर, यहाँ तक कि उसके मायके वालों को भी भड़काया है कि ये उस घर में नहीं जाएगी तो हम इसका स्कूल छुटवा देंगे। स्कूल छोड़ने तक मजबूर कर रहे हैं वो लोग उसका। वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है, टीचर है, मतलब पढ़ाती है बच्चों को, तो उसका स्कूल तक छुटवाने की कोशिश की है उन सब ने मिलके। 4 दिन से वो लोग उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसके मायके वालों तक को गाली गलौज कर रहे हैं, उसको भी गालियां दे रहे हैं, स्कूल तक प्रेशर बना दिया कि स्कूल में नहीं जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम किस नर्क में रह रहे थे, मैं किस नर्क से बाहर आ गई हूं और वो किस नर्क में अभी जी रही है। वो घटिया लोग, उनके पास कोई जीता जागता इंसान नहीं रह सकता। आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि टकले, टिंडे, सणकोली और तुम्हारी माँ को भी बोल देना कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन अब अगर तुम उसके साथ कुछ ऐसा करने की सोच रहे हो ना तो 100 बार सोचना। मेरे टाइम पे मुझे इतना पता नहीं था, मेरा तुम लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन उसके साथ नहीं। भले ही उसके मायके वाले उसे सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन अगर तुम लोग उसके साथ किसी गलत चीज के लिए कुछ गलत कर रहे हो ना तो बिल्कुल ये मत सोचना कि वो अकेली है। मेरा पूरा सपोर्ट है उसके साथ, गलत चीज तो मैं होने नहीं दूंगी उसके साथ। अब तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया उस टाइम पे मुझे पता नहीं था, मुझे मेरे अधिकार तक पता नहीं था कि मुझे पिटने का भी अधिकार नहीं है तुम लोगों से। मैं पिटती रही 10 साल तक। तो मुझे सिर्फ मेरे ही नहीं, हर उस औरत के अधिकार पता चल गया है जो ना चाहते हुए भी ससुराल में वो सब बर्दाश्त करती हैं जो उनको नहीं सहना चाहिए। तो ये मत सोचना कि मैं सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रही हूं, मैं उन लड़कियों की लड़ाई लड़ रही हूं जो मेरी तरह ससुराल में बहुत कुछ सहन कर रही थी, कर रही हैं। मैं उन सब की लड़ाई लड़ रही हूं, उन सब के लिए खड़ी हूं मैं। तो ये मत सोचना कि तुम उसके साथ कुछ भी करोगे और तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं होगा। उसके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोच लेना, बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोगों को। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया वो इसके साथ भी किया था, मेरी आंखों के सामने किया था। इसकी तो बात ही क्या है। मैं तो उन लड़कियों के साथ भी खड़ी हूं जिनके साथ गलत हो रहा है। और हाँ, मैंने आईओ मैडम को भी बता रखा है कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो किया सो किया, मेरी देवरानी के साथ भी किया था। कई बार हमने पुलिस कंप्लेंट भी की, उसके चलते हमारी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि तुम लोग कुछ ना कुछ झूठ बोल के वहां पे बेचारे बन जाते थे, कहीं पैसे खिला देते थे। पैसों के बलबूते पर तुम लोगों का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाए उस टाइम पे। लेकिन आज मेरे साथ मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे साथ कानून का सपोर्ट है। तो अब मुझे निहत्ती मत समझना जैसे मैं पहले थी। समझ गए तुम लोग? मैंने आईओ मैडम को भी बताया हुआ है कि मेरी देवरानी आज भी तुम लोगों के जंगल में फंसी पड़ी है, तुम लोगों के अत्याचार सह रही है। मैंने महिला विभाग में भी बताया हुआ है, कंप्लेंट लगाई हुई है
कि मेरी देवरानी के साथ आज भी वो लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये सब हो चुका है, सब लिखवा रखा है मैंने। तो महिला आयोग से भी और आयो मैडम से भी फुल सपोर्ट है मुझे। तो अब जो भी करो सोच समझ के करना, कभी दूसरी भी तुम्हारे अत्याचारों से परेशान होके अपने लिए कोई स्टैंड ले ले और तुम फिर रोते रहो। तो गाइज एक बात और बता दूं कि मैं ये सोचती थी कि ये 3 भाई बहन हैं, मेरे हस्बैंड लोग, ये घटिया लोग 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी सणकोली, फिर घुन्ना, फिर टिंडा। मैं सोचती थी सणकोली और घुन्ना ही ऐसे हैं जो किसी के नहीं है, सिर्फ पैसों के हैं, लेकिन मैं गलत थी। मेरा मतलब ये है कि इनके साथ साथ ये टिंडा भी ऐसा ही निकला। अब देखिए, वो हॉस्पिटल अपने बाप को लेके जाता है दिखाने के लिए, वो उसको वहीं छोड़ के आ जाता है, उसी घर में, गुन्ने के घर में छोड़ के आ जाता है, घर पे नहीं लाता, क्योंकि घर पे मेहमान आते हैं, खर्चा उठता है। पहले भी जब मैं वहाँ रहती थी तो हम ऊपर नीचे रहते थे, मतलब मेरा कमरा ऊपर था और किचन भी ऊपर थी। टिंडे की, मतलब मेरी देवरानी की, किचन नीचे थी, कमरा भले ही ऊपर था लेकिन किचन नीचे थी। तो मेहमान आते थे, तो अब ये बताइए, जब मेहमान आएंगे तो चाय नीचे ही तो बनेगी, कि मेहमानों को नीचे बैठा के ऊपर से चाय कॉफी ये आएगी। और जब कोई नीचे ना हो तब तो भाई मैं ऊपर से बना के ले आती थी, और जब घर पे नीचे कोई नहीं रहता था तो मैं मेहमानों को भी ऊपर ही लेती जाती थी, ऐसा था। तो मेरे देवर ने मेरे साथ कई बार इस चीज को कलेश किया है लेके, कि जब मेहमान आते हैं तो चाय कॉफी जो भी खर्चा होता है वो मेरे उठता है, मेरे साथ कई बार। तो मैंने बोला एक काम किया करो, मेहमानों को या तो ऊपर भेज दो, या फिर ये बताओ जब नीचे किचन है तो ऊपर से क्या लाती हुई अच्छी लगूंगी, एक एक रोटी एक एक चीज कोई भी, तो या तो मेहमानों को भाई ऊपर भेज दो। तो इस चीज को लेकर मेरे देवर के साथ मेरी कई बार झगड़ा होता था। मैं बोलती थी भाई मैं मेहमानों से नहीं कटती, ना मैं खर्चे से कटती हूँ, तुम कटते होगे। चाय कॉफी इनमें जो खर्चा लगता था ना, 200-250 रुपए लग जाते थे, कोई आया गया घर पे आता था, उसका भी आधा हिस्सा 150 रुपए वो घटिया टिंडा ले लेता था, मतलब हिसाब में जोड़ देता था कि भाई इतने पैसे फलाना रिश्तेदार जब घर पे आया था तब लगे थे। मैं आप लोगों को ऐसा भी कहीं देखा है भाई, आप मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली हो, किसी के घर में भी अगर ऐसा होता हो ना रिश्तेदारी में, तो एक बार बताना जरूर कमेंट में, क्योंकि ऐसी निराली फैमिली ना हमें ही मिली है। तो 100-100, 150-150 रुपए का खर्चा भी गिनवा दिया जाता था। कन्यादान भी डलता था ना, कन्यादान। मेरे देवर ने क्या बोला है मेरे मुंह पे कि हमारे तो एक लड़का है लड़की नहीं है, तो हम कन्यादान क्यों डालें। मेरे जब कन्यादान की बात आती थी तो ये घुन्ना तो वैसे ही पीछे हट जाता था। पता है क्या पूछता था, जब मैं अपने हस्बैंड की बताती हूँ, जब कन्यादान आता था ना, वो कार्ड आता था, तो क्या पूछता था कि कहीं जिमने जाना है, तो जिमने जाना था तो मेरे से पहले ही पूछता था लड़के का है कि लड़की का। तो देखो मैं ये सोचती थी, मुझे ये पता नहीं था ये कन्यादान की वजह से जी चुराता है। कन्यादान जब मान लो लड़की का होगा तो ये नहीं जाएगा, लड़के का होगा तो जाएगा। तो मैं बोलती थी कि क्यों, तो मुझे भी नहीं बताया उसने कि क्यों। बाद में मुझे पता चला कि ये लड़की के शादी में कन्यादान डालने के चक्कर में नहीं जाता। देखिए मेरी शादी किस इंसान से हुई जो लड़की को कन्यादान डालते हुए रोता था। ठीक है, अब मैं मेरे देवर की बता दूं, तो मेरा देवर चला भले ही जाता था कि मैं जाऊंगा भाई, शर्मा शर्मी एक होता है ना कि समाज क्या कहेगा, उनके घर से कन्यादान नहीं आता। वो जाता था वहां पे, अगर 500 रुपये कन्यादान डलता था तो 250 रुपये आके, चलो ठीक है भाई 2 भाइयों में होता है, चलो वो भी देख लेते हैं, आधा आधा कर लिया, हाँ हिसाब में जुड़ जाता था। अगर 100 रुपये डाल के आया तो 50 तुम्हारे 50 मेरे, ऐसा होता था। और मेरे देवर ने ये बात बोली थी कि मेरे तो एक लड़का लड़का है लड़की नहीं है, लड़की तुम लोगों के है, तो कन्यादान तुम लोगों का हक बनता है डालने का। उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि तुम चाहे डालो या ना डालो, हमारी तरफ से कन्यादान जाएगा, तुम बेशक मत डालो, तुम्हारे लड़की नहीं है ना मत डालो। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे हस्बैंड कलेश करते थे। पता है क्या, मैं तो समझी ही नहीं उस आदमी को कि वो कन्यादान, वो मतलब लड़की की शादी में क्यों नहीं जा रहा। मैं सोचती थी भाई कुछ खाने का मामला होगा कि लड़की की शादी में कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। मुझे इस चीज, मेरे को ये रहता था खाने के ऊपर मरता है ये, खाने के चक्कर में। मुझे क्या पता ये कन्यादान से बचने के लिए नहीं जाता। तो चलो कन्यादान की भी देखी जाए, लेकिन घर पे अगर कोई मेहमान आता है तो 100-200 का भी हिसाब कोई रखता है।
तो मेरा देवर तो उसकी भी लिस्ट बना लेता था कि इतने मेरे लग गए हैं। 2 मेहमान आए, घर पे रुक गए। अब खिलाना पिलाने में ये दिखाते हैं कि हमने तो पता नहीं क्या जीत लिया। मतलब छोले भिगो देंगे, ओहो, एक तरफ चावल छोले बन रहे हैं, मटर पनीर बन रहा है, लेकिन साथ साथ नोटबुक में लिखा जा रहा है इतना खर्चा। 2 मेहमान आए थे उस दिन, ये खर्चा उठा था, इसका आधा हिस्सा बड़े वाले से लेंगे। ले लो भाई, ले लो, सब कुछ तुम ही ले लो। ये बताऊं आप लोगों को एक बात, कि जब मेरा घर बना वो वाला और मैं वहां पे गई, सबसे बड़ी मुझे खुशी किस बात की थी कि चलो मेहमान आएंगे तो मेरे घर आएंगे, मैं उनकी खातिर पानी करूंगी, मुझे खुशी मिलेगी। अब ये सिस्टम नहीं रहेगा कि ये मेहमान आए थे, इनका खर्चा मैंने किया था, इतने पैसे दे, इतना। मतलब मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं ना, हमने कभी ये चीज़ें देखी अपने मायके में, तो वहाँ देखी तो मुझे फील होता था कि कैसा परिवार मिल गया, कैसे घटिया लोग मिल गए। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई थी कि चलो, और मैं तो हमेशा एक ही चीज़ मानती हूँ कि मेहमान भगवान। हमारे देश में तो ये माना जाता है कि, मानते हैं ना, अतिथि देवो भव, मेहमान जो है वो भगवान का रूप होता है। तो मेरे लिए मेहमान भगवान हैं, थे और रहेंगे। लेकिन उन घटिया परिवार की मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि वो लोग कैसे हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं ऐसे लोगों का कब तक गुजारा हो सकता है, दूसरे के पैसों पे, दूसरे के चीज़ों पे नियत रख के। शुक्र है भगवान का मैं वहां से निकल आई, मेरे बच्चे वहां से निकल आए, नहीं तो जैसे आज ये सणकोली टिंडा है ना, सणकोली टिंडा गुन्ना, ऐसे ही मेरे बच्चे बनते। तो सॉरी गाइज, मैं माफ़ी चाहूँगी। बात करते करते मैं थोड़ा सा अलग ट्रैक पकड़ गई। बात यहाँ तक मैंने आप लोगों को बताई थी कि जो टिंडा है वो अपने बाप को दिखा के हॉस्पिटल में और उस घर में छोड़ आता है जहाँ पे गुन्ना रहता है। मैंने बताया था ना कि बंटवारा होने के बाद अलग अलग घर हो गया था। तो अब गुन्ना क्या करता है कि मेहमान आते हैं बेरा लेने, हालचाल पूछने, तो वो अपने बाप को उठा के फिर से उसी घर में छोड़ आता है ताकि चाय पानी का खर्चा बच जाए। तो ऐसे टुच्चे लोग हैं दुनिया में। अभी मेरे से कई लोग पूछते हैं, लाइव में भी पूछते हैं, कमेंटों में भी, क्या आपको खर्चा मिलने लग गया? तो ऐसे बातों से खर्चा देंगे क्या वो लोग? चाय पानी के 150-200 रुपए बचाने वाले वो लोग, वो मुझे ऐसे ही खर्चा दे देंगे? कानूनी तौर पर मुझे मेरा हक मिलना स्टार्ट नहीं होगा, वो लोग कुछ नहीं देने वाले। कोर्ट के थ्रू कब मुझे मेरा और मेरे बच्चों का हक मिलता है वो सब भी मैं आप लोगों को टाइम टाइम पर बताती रहूँगी। आज की वीडियो में मुझे सिर्फ यही बात बतानी थी। राम राम सभी को।